बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, इन तीनों का अब कम्बिनेशन कंटिन्यू है। उसमें जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कैलकुलेशन पर्पसेस में पॉइंट ऑफ व्यू में मसले बनाएंगे उनको जरा कवर करते जाइए। हाँ जी, लाइन इंटीग्रल की ये डेफिनेशन, एफ कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है डॉट डी आर। जब कोई इस तरह से कर्व अटैच करते हैं, से ये एक कर्व रखी गई, उस कर्व का इससे लेकर इस तक, अब ये टर्म लाइन की बात जो हो रही है वो जरा सुन लें। लाइन इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जो कैलकुलेट किया जाता है अलोंग द लाइन। लाइन तो हमें इस सेंस में नजर आती है जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट कैसे लिया जाता है, ये बिल्कुल इसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं। इसके छोटे छोटे पीसेस करते करते जिस वक्त एक पीस यहाँ से बिल्कुल माइनर क्लोज टू जीरो हो जाएगा, ना होने के बराबर पीस हो जाएगा, जिस तरह से इस डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने का रास्ता होता है, तो वो तकरीबन फिर कर्व नहीं रहती, वो उसकी स्टेटमेंट एक लाइन जैसी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर यही कर्व है, ये अगर छोटी कर दें तो इतनी हो जाएगी, मजीद छोटी कर दें तो ये हो जाएगी, और छोटी कर दें तो ये हो जाएगी। अल्टीमेटली जब इस कर्व को पार्ट वाइज स्मॉलर से स्मॉलर करते जाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन सी बच जाएगी, बिल्कुल एक पॉइंट सा। तो उस स्ट्रेट लाइन को जोड़ जोड़ के जो इंटीग्रल का काम होता है वो इन चीजों को सम करना होता है। तो उस कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करके ये रिजल्ट बनता है। कहां से लेकर कहां तक ऐड करना है, अगर आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो लिखा जाता है ए से बी, और अगर हम इस ए बी को छोड़ के कहें कि ये कर्व जा रही है, कहीं भी जाएगी, कहीं से शुरू होके कहीं तक भी जाएगी, तो फिर इस कर्व का नाम रख दिया जाता है ऐसे कर्व सी। ठीक है, तो इस तरह से अब ए से बी लिखें या कर्व सी लिखें, सी कर्व का मतलब यही है, इसको हटा के आपने लिमिट्स ही फाइनल लगानी है कि कहां से लेकर कहां तक इसको सॉल्व करना है। तो अब लाइन इंटीग्रल को इस तरह कर्व वाला हिस्सा कैसे अटैच किया ये अभी आपने देख लिया। असल में ये लाइन इंटीग्रल ही है और इंटीग्रेशन ने उसको सम करना था। हाँ जी, उसके बाद अगला ऑप्शन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल आर, ये डॉट प्रोडक्ट की बजाय क्रॉस प्रोडक्ट के साथ भी हैंडल हो सकता है, क्योंकि जब ये दो वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट भी यूज हो सकता है और क्रॉस भी। एक और फॉर्मेट ये है, अगर ये एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन अभी कहा गया, अगर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन आ जाए तो फिर डॉट और क्रॉस दरमियान से खत्म हो जाएंगे, एज इट इज फाई डी आर ही लिखा जाएगा। अब वाज़ेह कर दिया है कि फाई एक्स वाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में डॉट और क्रॉस वाइंड अप हो चुके। ये कुछ और एस्पेक्ट्स हैं इसी जगह पर। लाइन इंटीग्रल जनरलाइजेशन होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, जो कैलकुलस का सेटअप आप पढ़ रहे हैं। कैलकुलस में जो डेफिनेट इंटीग्रल का रोल होता है, ये उसमें अगर जनरलाइज किया जाए तो इसका नाम लाइन इंटीग्रल बन जाता है इस स्ट्रक्चर में। हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन थ्योरम हमारा क्या काम करता है, लाइन इंटीग्रल को ट्रांसफर करता है इनटू डबल इंटीग्रल, और विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम वो क्या हेल्प करेगा, यही लाइन इंटीग्रल ट्रांसफर हो जाएगा इनटू सरफेस इंटीग्रल या कन्वर्सली। यानी कि ये दोनों सेटअप्स में आप कंसीडर कर सकते हैं कि स्टोक्स थ्योरम क्या करेगा और ग्रीन्स थ्योरम क्या करेगा, लाइन इंटीग्रल में उसका क्या यूज होगा। ये आपका लाइन स्ट्रक्चर एंड तक आपने इस तरह ऑब्जर्व करना है। अब जरा सरफेस इंटीग्रल पे आ जाइए। ये पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी एफ डॉट डी एस, ये साथ आपका आ चुका एस सरफेस, एफ डॉट डी एस। तो अब ये डी एस का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अब कैसे आएगा, वो आपका ये रहा यूनिट वेक्टर डी एस वेक्टर ओवर डी एस, यानी कि इस ds को एस सरफेस को हमने इस वेक्टर के साथ डॉट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसका एक सलूशन निकाला गया है। यूनिट वेक्टर बनाया जाएगा जिसको यूनिट नॉर्मल कहा जाएगा उस सरफेस पर जिस सरफेस को आप डील कर रहे हैं। तो उस हवाले से वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड,
ये वही वेक्टर, ये उसकी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ये वाज़ेह कर दिया है कि मैग्नीट्यूड कौन सी और सरफेस कौन सी है। उसके बाद सरफेस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, यानी कि यही देखिए अगर ये ds इधर शिफ्ट हो जाए तो फिर इस ds वेक्टर की जगह आ जाएगा n ds। अब आपका ये डॉट प्रोडक्ट हल हो जाएगा वो साथ ds, जैसे ये इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ dx dy dz चलना है वो आपकी हेल्प करेगा। इसकी जो अदर फॉर्म्स हैं वो एज इट इज जाहिर है डॉट प्रोडक्ट है तो इधर क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। और ये फाई ds, अब फाई अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा तो हमें जाहिर है यहाँ ना डॉट लिखना है ना क्रॉस लिखना है। फाई इज द स्केलर फंक्शन। अब जैसे लाइन इंटीग्रल जनरलाइजेशन है डेफिनेट इंटीग्रल के कैलकुलस में, तो जो सरफेस इंटीग्रल है वो जनरलाइजेशन है इस डबल इंटीग्रल की। सरफेस इंटीग्रल जनरलाइजेशन है डबल इंटीग्रल की। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऐसा थ्योरम है जो हमारे सरफेस इंटीग्रल को ट्रांसफर करेगा इनटू ट्रिपल इंटीग्रल्स। ये इनकी ना थ्योरम्स की साथ साथ स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है कि कौन सा थ्योरम किस काम आएगा। जैसे ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये इस चैप्टर की हमारी आगे मैक्सिमम जरूरत है। वो अभी बताए जा रहे हैं कि ये किस काम आएंगे इनके साथ साथ, क्योंकि ये क्लासिफाई होते होते आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह ये वॉल्यूम इंटीग्रल है एफ डी वी, ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अब जो डी वी है यहाँ वेक्टर नहीं रखा जा रहा इस वजह से कि ये वॉल्यूम एलिमेंट है जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का प्रोडक्ट एंगेज होगा। उसको जो जब वेक्टर डिफाइन करने तो इस तरह ऐसे प्लेन में उनका डॉट या क्रॉस होगा। दो वेक्टरों का जब डॉट या क्रॉस लेंगे तो दोनों वेक्टर ऐसे प्लेन में होंगे। ये जब स्पेस में जाएंगे तो तीसरी एडिशन साथ नहीं होनी, इसलिए यहाँ वेक्टर वाला फॉर्मेट नहीं है, बस ये एक वेक्टर साथ dv, और अगर ये फाई स्केलर हो जाए तो फाई dv। ठीक है, dv स्केलर ही रहा, ये भी स्केलर, अब ये वेक्टर। इस सेंस में ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल का सेटअप है। और ये वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलस वाली जनरलाइजेशन है ट्रिपल इंटीग्रल की। ट्रिपल इंटीग्रल की जो कैलकुलस का वर्किंग है। अब इस लेक्चर का मकसद बस इतना ही था कि ग्रीन, स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का लिंक क्या है, ये इस जगह पे कैसे यूज होते हैं। अब इनकी फर्दर स्पेसिफिकेशन एक एक करके हम आगे बढ़ाएंगे, इनके कुछ हद तक बेस बन जाए, बाकी इंशाल्लाह डिटेल चलती जा रही है। अगला काम हमारा आ रहा है एक एक करके इन सब की डिस्कशन, लाइन से लेके एंड तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।